प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक स्त्री जातिका की कुंडली पर, जिस कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि का प्रबल विषयोग है। उसके प्रभाव से धन की हानि और मानसिक तनाव का योग बनता है। आइए विचार करते हैं क्या कहती है जातिका की कुंडली। जातिका का जन्म 23 मई 1992 प्रातः 7 बजे शनिवार कृष्ण पक्ष सप्तमी और श्रवण नक्षत्र 4 में हुआ। जन्म के समय पर मिथुन राशि लगन में उदय हुई। लगन के 7 डिग्री 51 मिनट अंश हुए। लगन में केतु 8 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में कर्क राशि, तृतीय भाव में सिंह राशि में गुरु 11 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में कन्या राशि और पंचम भाव में तुला राशि और छठे भाव में वृश्चिक राशि को स्थान मिला। सप्तम भाव में धनु राशि में राहु 8 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में मकर राशि में चंद्रमा 20 डिग्री 57 मिनट लेकर के विराजमान है और साथ में शनि 24 डिग्री 42 मिनट लेकर के विराजमान है। नवम भाव भाग्य भाव में कुंभ राशि की रचना बनी और दसम भाव में मीन राशि में मंगल 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में मेष राशि में 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध लग्नेश है, बुध अस्त है, मृत अवस्था में लग्नेश अस्त है। और द्वादश भाव में वृषभ राशि में सूर्य 8 डिग्री लेकर विराजमान है। द्वादश भाव का स्वामी शुक्र 2 डिग्री 34 में लेकर के सूर्य से अस्त है। जातिका की कुंडली में लगन का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी, लगन में मिथुन राशि है, चतुर्थ भाव में कन्या राशि है, दोनों का स्वामी बुध अस्त है, लग्नेश अस्त है। दर्शकों, अब बात करते हैं थोड़ा विचार की। मिथुन लगन द्वैस्वाव राशि है। ऐसे जातक द्विअर्थी बात करते हैं। बुद्धिमान होना तो स्वाभाविक है क्योंकि बुध की राशि है। वाचाल, बातचीत अधिक करने वाले, विद्यावशनी। अगर ग्रह का योग अच्छा होगा तो स्वयं इनमें भावना जागृति रहती है कि मैं विद्या का अध्ययन करूं। एक कार्य से संतुष्ट नहीं होते। परिश्रम के अनुपात में इनको श्रम का मूल्य कम मिलता है और किसी कार्य में ऐसे जातक दक्ष भी नहीं होते, स्पेशलाइजेशन भी नहीं हो पाते इसी कार्य में। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है और सम्मान का कारक है। सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है। दसम भाव खर्चे का भाव है, अधिक खर्चा करा रहा है। पिता का व्यवसाय का पक्ष कमजोर, कठोर परिश्रम, भाग्य की उन्नति हीन भावना की आती है। खर्च अधिक रहेगा, हमेशा आर्थिक तनाव रहेगा, साहस की कोई कमी नहीं होगी और घर वाले ऐसे बालक को आलसी भी कहेंगे, कुछ आलसी की भी भावना आती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में है। दर्शकों, ज्योतिष में चंद्रमा छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में कमजोर स्थिति में माना जाता है। तो चंद्रमा अष्टम भाव में है। धन खर्च हो जाना, धनहीन योग बनना और धन प्राप्ति के लिए अनुचित साधन भी करने के लिए प्रयोग कर सकता है और अनुचित साधन करते टाइम पर उसको किसी किस्म का डर भी नहीं लगता। इस तरह की स्थिति आ जाती है। बात करते हैं मंगल की। मंगल छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी। मिथुन लगन के लिए मंगल परम पापी माना जाता है, परंतु मंगल दसम भाव में दिग्बली माना जाता है। दसम भाव में कितना भी पापी मंगल होने दो लगन के लिए, लेकिन अपना प्रभाव देगा। और दूसरी तरफ ज्योतिष में बताया जाता है कि छठे भाव का भावी का संबंध और दसम भाव से हो जाए तो एक बार नौकरी अवश्य करनी पड़ती है, परंतु मंगल का यहां प्रभाव नहीं मिल पाया क्योंकि मंगल की महादशा जो थी 2001 में खत्म हो गई। उसके बाद कोई अंतर्दशा अनुकूल नहीं आई और वह समय बचपन में चला गया। बात कर रहे बुध जैसे मैंने बताया, बुध लगने से अस्त है, मृत अवस्था में कोई फायदा नहीं है। अगर लगने से अस्त है तो समझो जातक ही खुद डीम है, जातक ही खुद अस्त है। सुख की आशा नहीं, क्यों चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है तो सुख कहां से मिलेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव में है। पहली बात, गुरु केंद्राधिपति दोषी है, प्रभावहीन है। दूसरी तरफ मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि दसम भाव का स्वामी अगर
दसम भाव से छठे भाव में, लगन से तीसरे भाव में हो तो अपने भाव के लिए कुछ नहीं कर सकता। और दसम भाव आजीविका का भाव, आजीविका व्यवसाय का भाव है, सम्मान का भाव है। दसम भाव का स्वामी द्वादश में होगा, कुछ ना कुछ देगा, अष्टम में होगा फिर भी कुछ ना कुछ देगा, यहां होगा, हर जगह कुछ ना कुछ देगा। लेकिन दसम भाव से तीर्थ लगन का तीसरा भाव, दसम भाव से छठा भाव पड़ता है, वहां पर किसी भी राशि होने दो, आप अपनी पत्रिका में देख लो, उसको व्यवसाय से संबंधित परेशानी आएगी, कोई व्यवसाय नहीं देता। दूसरी तरफ गुरु तो केंद्राधिपति दोषी है, कोई फायदा नहीं है। गुरु पंचम दृष्टि यहां से सप्तम भाव को देख रहा है, लेकिन कोई प्रभावहीन है, कुछ नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पंचम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी है। शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है, शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है, अपने ही भाव में अस्त है। शुक्र अस्त है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र स्त्री है। शुक्र जब अस्त होता है तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी आती है। दर्शकों, शुक्र को बचाने के लिए मैं यहीं पर बता दूं, सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी, सूर्य को विधिवत जल देना पड़ेगा, शुक्र को बचाना पड़ेगा। जातिका शुक्र का रत्न भी धारण कर सकती है। आगे बात करते हैं शनि की। शनि कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी है। शनि अष्टम भाव में अपनी राशि मकर में है, तो भाग्य की कहीं ना कहीं हानि होगी, भाग्य में कठिनाई और सम्मान की कमी, व्यवसाय में कठिनाई आएगी। तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, थोड़ा सा देगा, और मंगल को भी पीट रहा है। तो यहां पर मंगल और शनि का भी वियोग बन रहा है कि वो शनि का प्रभाव मंगल के ऊपर रहा है, तो सम्मान में कमी आएगी, व्यवसाय में कमी आएगी। लेकिन शनि सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, धन की हानि यहां पर शनि कर रहा है। शनि धन की हानि भाव को भी देख रहा है, शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर भी है, तो भाव भी पीड़ित है और भावेश भी पीड़ित है। धन रुकेगा कहां से, धन आएगा कहां से, और खर्चे की बेशुमार होगी, क्योंकि खर्चा यहां पर सूर्य शुक्र बहुत करा रहे, खर्चा अधिक होगा, धन आएगा कहां से, धनहीन योग बन रहा है। धन के स्वामी को शनि चंद्रमा को भी पीट रहा है और भाव को भी पीट रहा है। दसम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा, उस दृष्टि है विद्या संतान के पक्ष में शुभ होगा, अच्छा होगा विद्या पंचम में। लेकिन चंद्रमा और शनि का विषयोग, नीच कर्म, माता के साथ अच्छा व्यवहार ना होने की वजह से यह योग इस जन्म में आता है। ऐसे जातक, जब शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर होता है, चंद्रमा मन का कारक है, बालक का मन खराब हो जाता है, मन बुद्धि से होते, बुद्धि भी खराब हो जाती है। चंद्रमा भी पीड़ित है, बुद्ध बुद्धि का कारक है, बुद्ध भी अस्त है, और चंद्रमा भी स्वभाव, चंद्रमा मन का कारक है। ऊट पटांग बातें मन में आएंगी और उसका मन अच्छा नहीं होगा, एक किस्म से मायावी का शिकार भी हो सकता है। और ऐसे बालक दूसरे आदमी को मिनटों में बेवकूफ बनाने वाले भी होते हैं। बात करते हैं राहु की। राहु सप्तम भाव में दृष्टि लगन भाव पर देख रही है। राहु स्वयं एक मायावी ग्रह है, उसको पथ भ्रष्ट से भटका सकता है। राहु उसको अपने रास्ते से भटका सकता है, दाम्पत्य जीवन में कठिनाई आ सकती है, जीवन साथी के साथ अनुकूलता नहीं रह सकती। आज बेशक अनुकूलता हो, लेकिन जब दशा और इनकी अशुभ दशा आएगी तो देखा जाएगा कि जीवन साथी के साथ अनुकूल व्यवहार नहीं होगा, किसी ना किसी तरह वह किसी और इस तरह की मायावी रचना इस तरह से होगी, और वो किसी भी आदमी को बेवकूफ बनाने में तत्पर रहता है और उसका हमेशा मन विचलित रहता है, क्योंकि लगन पर केतु और राहु का सुप्रभाव है। लगन भी एक मन है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा तो मन का कारक है, शनि का उसका प्रभाव है, तो ऐसे जातक का मन विचलित होगा। केतु मानसिक बल कमजोर करेगा, रोगग्रस्त होगा, दाम्पत्य जीवन में मर्यादा की कमी करेगी और शरीर में बीमारियां आएंगी। दर्शकों, इस जातिका की मंगल की दशा 2001 में खत्म हो गई, बचपन में चली गई। अगर यहां मंगल कुछ करता तो उसके बाद गुरु की महादशा आई। गुरु की महादशा 3 अप्रैल 2019 से 3 मार्च 2019 से 3 मार्च
2035 तक रही, लेकिन गुरु एकारक है और गुरु की वध दशा चल रही है। तारा पद्धति में गुरु की सारी महादशा खराब हुई। गुरु की महादशा में फिलहाल शनि की अंतरदशा जो चल रही है वो भी प्रत्यरी है, जो कि 20 अप्रैल 21 से लेकर के 2 नवंबर 23 तक है, वो भी अशुभ दशा चल रही है। क्यों? तारा पद्धति में अशुभ है, फल कहां से मिलेगा। उसके बाद बुध की भी जो अंतरदशा आएगी 2026 तक, क्योंकि बुध अस्त है, फल कहां से देगा, और वो भी विपत तारा होगी, तारा पद्धति में अनुकूल नहीं होगी। अच्छी दशा आएगी शनि की, जो कि मार्च 35 से आएगी, मार्च 35 से और 54 तक होगी। अब मार्च 35 में दशा आएगी तो जातका की आयु 42-43 साल की होगी। वही हिसाब हुआ कि जब खेती सूख जाती है तो वर्षा से क्या फायदा, जब पूरी उम्र ऐसी निकल जाएगी उस समय अच्छी दशा आएगी तो क्या फायदा होगा। दर्शकों, इसी में क्योंकि उसको अनुकूल दशा नहीं मिली, चंद्रमा शनि का विषयोग रहा, लग्नेश अस्त रहा, शुक्र अस्त रहा, गुरु केंद्राधिपति दोषी हो गया, तो कहां से जीवन आसान होगा। दर्शकों, बात करते हैं केतु राहु केंद्र में है, कालसर्प दोष निवारण करना पड़ेगा, सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी, चंद्र शनि का विषयोग और मंगल शनि का विषयोग निकालना पड़ेगा, और प्रबल पितृदोष है उसको निकालना पड़ेगा। जातका को बुध का और शुक्र का रत्न भी धारण करना पड़ेगा। दर्शकों, इसके साथ साथ बुध के जो नियोजित कारत्व कर्म है वो अवश्य करने पड़ेंगे, शुक्र के नियोजित जो कारत्व कर्म है वो अवश्य करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरे जन्म के अपने कर्मों का फल जातिका लेकर के आई है। दर्शकों, मैंने अपने प्रयास से आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हो कि आपका मार्गदर्शन हुआ है और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक अवश्य करना, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और फिर मैं कहूँगा, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, कि मुझे आपसे यही उम्मीद रहती है, ताकि मैं अपने अच्छे उससे मैं आपके सामने वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण इसी प्रकार करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।